Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter combustion and flame. तो हम पहले बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में या इलेक्ट्रिकल वायरिंग में अगर कोई फायर हो जाती है, आग लग जाती है, तो उसको हम पानी से एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, पानी फेंक कर एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑर्डिनरी वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कुछ हद तक कंडक्ट करता है। तो जब आप पानी किसी बर्निंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या बर्निंग इलेक्ट्रिक वायर्स में उसके ऊपर डालते हैं तो वो उस इंडिविजुअल को शॉक दे सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है जो उस पर पानी डाल रहा है। इसीलिए पानी को इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली फायर्स पर नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका कट ऑफ द एयर सप्लाई। जब बहुत सारी फायर्स ऐसी होती हैं कि आप एयर सप्लाई कट करके बर्निंग सब्सटेंस पे एयर सप्लाई कट करके उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। जैसे एयर सप्लाई आप कैसे बर्निंग सब्सटेंस पर कैसे कट ऑफ कर सकते हैं, या तो उस बर्निंग सब्सटेंस पर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर लगा दी जाए, उसको कवर अप कर दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड से, या उस पर सैंड डाल दी जाए, सॉइल डाल दी जाए, या कोई ब्लैंकेट डाल दिया जाए, या कोई डैम्प क्लॉथ डाल दिया जाए। तो इलेक्ट्रिकल फायर्स आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर से एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर से डेंस होती है और एक लेयर बना लेती है बर्निंग सब्सटेंस के अराउंड। कार्बन डाइऑक्साइड लेयर फायर को ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है, जिसकी वजह से फ्रेश एयर बर्निंग सब्सटेंस पर नहीं पहुंच पाती और बर्निंग सब्सटेंस उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए वो बर्न करना बंद कर देता है। इस तरीके से आप फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना खुद बर्न होती है, ना वो बर्निंग को या कंबशन को सपोर्ट करती है। एक एडेड एडवांटेज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये हो जाती है कि वो आपके किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हार्म नहीं करती। जो फायर्स आपकी इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे ऑयल या पेट्रोल की वजह से होती हैं, उनके बर्निंग की वजह से होती हैं, उनको आप कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर से एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करी जाती है फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर के लिए, तो उसको आप स्टोर कर सकते हैं एज ए लिक्विड एट हाई प्रेशर इन सिलेंडर्स, जिनको हम फायर एक्सटिंग्विशर्स भी कहते हैं। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडर से रिलीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड कर जाती है वॉल्यूम में और वो कूल डाउन हो जाती है। इसकी वजह से दो फायदे होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट भी बना लेती है बर्निंग सब्सटेंस के चारों तरफ, और दूसरा उस बर्निंग सब्सटेंस को कूल डाउन भी कर लेती है, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर की तरह वर्क करती है। दूसरा तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करने का for extinguishing fire is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, baking soda और potassium bicarbonate over the fire. इन केमिकल्स का ये फायदा होता है कि जो फायर की हीट होती है इन केमिकल्स को डिकम्पोज कर देती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और यही कार्बन डाइऑक्साइड फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है। नेक्स्ट आता है आपका अगर आपकी फायर स्मॉल है तो उसको आप सैंड या सॉइल थ्रो करके भी एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। जब आप सैंड थ्रो करते हैं ओवर द बर्निंग केरोसिन ऑयल, तो सैंड एक ब्लैंकेट की तरह उसको कवर अप कर लेती है। सैंड एयर सप्लाई को कट ऑफ कर देती है बर्निंग केरोसिन ऑयल पर, जिसकी वजह से फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो कुकिंग ऑयल फायर, जैसे फ्राइंग पैन पे कुकिंग ऑयल कई बार उसमें आग लग जाती है, तो उसको आप कैसे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। आप उस पैन को फायर ब्लैंकेट से या डैम्प क्लॉथ से कवर अप करके उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। जब आप फ्राइंग पैन को फायर ब्लैंकेट या डैम्प क्लॉथ से कवर अप करते हैं तो जो कुकिंग ऑयल को सप्लाई ऑफ एयर मिल रही है वो कट ऑफ हो जाती है और फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। अगर किसी इंडिविजुअल के कपड़े जो काम कर रहा हो किचन में, उसके कपड़े फायर कैच कर लेते हैं, तो उस इंडिविजुअल को ब्लैंकेट से इमीडिएटली कवर अप कर देना चाहिए। जब आप इस तरह से उसको कवर अप कर देते हैं तो जो बर्निंग क्लॉथ्स हैं उनको एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और फायर स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ कंबशन। कई तरह के कंबशन होते हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंबशन आर द रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोसिव कंबशन और एक्सप्लोजन। रैपिड कंबशन में क्या होता है, ऐसा कंबशन रिएक्शन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है विद इन अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। जब आप एक लाइटेड मैच स्टिक या लाइटर
गैस स्टोव के बर्नर के पास लेकर जाते हैं किचन में, तो कुकिंग गैस इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है बर्न करना, जिससे लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है और कुछ हद तक लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो जो इमीडिएट बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस और एलपीजी इन अ गैस स्टोव to give heat and light, this is an example of rapid combustion. The burning of kerosene oil in a kerosene stove and the burning of wax in a candle are also the examples of rapid combustion. Kerosene stove में जो kerosene oil होता है वो भी rapid combustion का example हो जाता है, और आप कैंडल जब जलाते हैं उसमें वैक्स की जो बर्निंग होती है वो भी एक आपका rapid combustion का example हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन की। ऐसा कंबशन रिएक्शन जो अपने आप ही हो जाता है, जिसमें किसी एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे कंबशन रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है कि सब्सटेंस सडनली ऑल ऑफ ए सडन बर्स्ट हो जाता है फ्लेम्स में और अपने आप ही बर्न करना स्टार्ट कर जाता है, इवन आप उससे हीट सप्लाई नहीं करते तब भी। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन रूम टेम्परेचर पर होता है। जो हीट रिक्वायर्ड होती है स्पॉन्टेनियस कंबशन से, वो सब्सटेंस के अंदर ही प्रोड्यूस हो जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन। उसका अपने आप ही स्लो ऑक्सीडेशन होता रहता है, जिससे हीट प्रोड्यूस हो जाती है और वो स्पॉन्टेनियसली कंबशन में चला जाता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन आप उन सब्सटेंसेस में देखेंगे जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाता है व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस ऐसा सब्सटेंस है जो स्पॉन्टेनियस कंबशन में चला जाता है। अदर वर्ड्स में क्या है, तो व्हाइट फॉस्फोरस एयर में बर्न करता है एट रूम टेम्परेचर। तो जब आप व्हाइट फॉस्फोरस को एक चाइना डिश में रखते हैं, आप देखेंगे ये अपने आप ही फायर कैच कर लेता है और बर्न होना स्टार्ट कर देता है, इवन आप उसको हीट ना सप्लाई करें तब भी। तो द बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन. The heat required to start this spontaneous combustion is produced internally by the slow oxidation of phosphorus in air. Spontaneous combustion reaction नेचर में जो होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्टेनियस कंबशन कोल डस्ट का हो सकता है, जिसकी वजह से डिजास्ट्रस फायर्स हो जाती हैं कोल माइंस में, जिससे कई लोगों की डेथ हो जाती है जो डीप कोल माइंस में वर्क कर रहे होते हैं। फॉरेस्ट फायर्स स्टार्ट होती हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन से। कई बार क्या होता है, सन की हीट की वजह से या जो बिजली चमकती है स्काई में, स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है स्ट्रॉ एंड फॉरेस्ट वुड का, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं। कई तरह की फॉरेस्ट फायर्स ह्यूमन बींग्स की केयरलेसनेस की वजह से भी होती हैं। जब ह्यूमन बींग्स लाइटेड सिगरेट्स इधर उधर फेंक देते हैं या हम कैंपिंग करते हैं और कैंप फायर को जलता हुआ ही छोड़ देते हैं पिकनिक मनाने के बाद, तो फॉरेस्ट फायर का रीज़न ये बन सकती हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि बर्निंग सिगरेट बर्ड्स उनको फॉरेस्ट में इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, और जब आप पिकनिक मना रहे हो तो कैंप फायर्स को आप कंप्लीटली एक्सटिंग्विश कर दें अगर आप फॉरेस्ट छोड़ रहे हैं तो। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सप्लोसिव कंबशन या एक्सप्लोजन। एक बहुत ही फास्ट कंबशन रिएक्शन जिसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसे कंबशन रिएक्शन को आप एक्सप्लोसिव कंबशन रिएक्शन कहते हैं और एक्सप्लोजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस क्विकली रिलीज होती हैं इन एन एक्सप्लोसिव कंबशन। ये एक रैपिड कंबशन जो होता है इन गैसेस का, जिसकी वजह से एक लाउड साउंड या एक्सप्लोसिव साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे क्रैकर्स होते हैं, आपके फायरवर्क्स होते हैं जो फेस्टिवल्स में हम जलाते हैं, वो एक्सप्लोड कर जाते हैं और ये एक्सप्लोसिव कंबशन पर भी वर्क करते हैं। जब आप क्रैकर को इग्नाइट करते हैं विद अ बर्निंग मैच स्टिक, जलती हुई माचिस से, तो केमिकल्स उसके अंदर जो होते हैं वो रैपिड कंबशन या सडन कंबशन में चले जाते हैं, जिससे हीट, लाइट और लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। The gases produced are heated by the heat evolved in the reaction. जो gases इस पे प्रोड्यूस होते हैं, अब जो हीट इवॉल्व होती है इन रिएक्शंस में, उससे वो फर्दर हीट हो जाते हैं। ये हॉट गैसेस एक्सपेंड करती हैं रैपिडली और एक एक्सप्लोजन कॉज करती हैं, जिससे लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है। एक्सप्लोसिव कंबशन और एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर बाय हिटिंग इट हार्ड। अगर आप उसे बहुत जोर से हिट करते हैं उस क्रैकर को, तब भी एक्सप्लोसिव कंबशन हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या होता है? ऐसा मटेरियल जिसको बर्न किया जाए हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसे मटेरियल को हम फ्यूल कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके फ्यूल्स के, वुड, कोल, एलपीजी,
कुकिंग गैस, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एंड बायोगैस। फ्यूल एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है हीट एनर्जी का। जो हीट एनर्जी फ्यूल को बर्न करने से प्रोड्यूस होती है उसको आप खाना बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मोटर व्हीकल्स को रन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्री मशीन्स को रन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं एट थर्मल पावर स्टेशंस। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को आप कई पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं वो आपका सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। तीन तरह के फ्यूल्स हो जाते हैं आपके, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स। तो आपके सॉलिड फ्यूल्स के एग्जांपल्स हो जाते हैं वुड, चारकोल, कोल, कोक, एग्रीकल्चरल वेस्ट या काउडंग केक्स जिनको हम उपले भी कहते हैं। लिक्विड फ्यूल्स के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल या इथेनॉल। गैसियस फ्यूल्स के एग्जांपल्स हो जाते हैं नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, बायोगैस या कोल गैस। तो हम कई तरह के फ्यूल्स कई पर्पसेस के लिए घर में, इंडस्ट्री में या ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं। कुछ फ्यूल्स होम्स में यूज़ करते हैं तो आ जाते हैं आपके वुड, चारकोल, कोल, एलपीजी एंड केरोसिन। इंडस्ट्रियल फ्यूल्स के एग्जांपल हो जाते हैं आपके कोल एंड नेचुरल गैस। व्हीकल्स चलाने के लिए जो फ्यूल्स यूज़ करते हैं वो आपके एग्जांपल हो जाते हैं पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। नेक्स्ट हम जानेंगे फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। जितने भी फ्यूल्स होते हैं वो बर्निंग पर हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सारे ही फ्यूल्स इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं करते। डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट ऑन बर्निंग। कुछ फ्यूल्स ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और कुछ फ्यूल्स कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल की बात करें तो वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट बर्निंग और कंबशन of 1 kilogram of a fuel is called its calorific value. I repeat, the amount of heat produced by the complete burning or complete combustion of 1 kilogram of a fuel is called its calorific value. Calorific value of a fuel is expressed in the unit of kilojoules per kilogram, जो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं किलोजूल पर किलोग्राम। अब हम जानते हैं केरोसिन एक फ्यूल है। जब 1 किलोग्राम केरोसिन आप बर्न करते हैं कम्प्लीटली तो 45,000 किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू हुई आपकी केरोसिन की दैट इज 45,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल को आप हीट वैल्यू ऑफ द फ्यूल भी कह सकते हैं। तो कुछ वैल्यूज दी हुई हैं कैलोरीफिक वैल्यूज कुछ कॉमन फ्यूल्स की। तो अगर आप काउडंग केक्स की बात करते हैं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 6,000 to 8,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम। जबकि हाइड्रोजन गैस की आप बात करते हैं तो 1,50,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम, इतनी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। एलपीजी जो हम कॉमनली घरों में यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू होती है 55,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम। तो अगर आप इस तरह से आप कहते हैं तो उसका मतलब ये हो जाता है 1 किलो एलपीजी अगर आप कंप्लीटली बर्न करते हैं तो ये प्रोड्यूस करेगी 55,000 किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी। जो एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो काउडंग केक्स या कोल से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एलपीजी बर्न करते हैं तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी ऑन बर्निंग एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ काउडंग केक्स या कोल। उतने ही काउडंग केक्स या कोल से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है उतने ही अमाउंट की एलपीजी। तो अगर आपको पानी गर्म करने के लिए कहा जाएगा तो आप प्रेफर करेंगे एलपीजी यूज़ करना रादर देन काउडंग केक्स या कोल। अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एक तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, मतलब कम मास में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए। इट शुड बर्न ईजिली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट, बहुत तेज़ी से बर्न नहीं करना चाहिए या बहुत स्लोली भी बर्न नहीं करना चाहिए। इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ना तो ये बिल्कुल रखे रखे ही बर्न हो जाए, ना ये इतना हाई हो कि उसे बर्न करने के लिए काफ़ी एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेज और लीव्स एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग विच विल पॉल्यूट द इन्वायरमेंट।
एक आइडियल फ्यूल को कोई हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए आफ्टर बर्निंग, या कोई रेजिड्यू लीव नहीं करना चाहिए आफ्टर बर्निंग, जिसकी कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं कि हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है। आइडियल फ्यूल शुड बी चीप, रेडिली अवेलेबल एंड शुड बी ईजी टू ट्रांसपोर्ट। चीप होना चाहिए, आराम से अवेलेबल होना चाहिए, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन ईजी होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।